अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नया दिन, नई शुरुआत, नए मंसूबे, नई परवास के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। जुम्मा मुबारक। कैसे आप सब लोग? नया दिन है और जैसे हम बात भी करें ना कि नई नई बातें होंगी, नई नई खबरें होंगी। बहुत सारी पुरानी खबरें ऐसी हैं जिनकी जो अपडेट्स है वो भी हम आपको देंगे। कई अहम सियासी और माशरती इशूज़ जो हैं वो आज हम जिक्र करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करें क्रिकेट का, फैसल के फेवरेट टॉपिक का, बल्कि मैं ये कहूँ कि हर पाकिस्तान का बहुत फेवरेट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है पहला टेस्ट शुरू हो गया है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। इमामुल हक की जगह ओपनर बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया है। वो आज डेब्यू करेंगे और कप्तान बाबर आजम, यानी मेरे फेवरेट, बल्कि मुझे लगता है हर लड़की के फेवरेट हो गए सबके के साथ अजहर अली, आबिद अली, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ टीम में शामिल हैं। और नोमान, हसन अली, शाहिन शाफरीदी, साजिद खान भी 11 अपनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान इससे पहले 3 T20 मैचेस की सीरीज़ आपको याद ही है 3-0 से जीत चुका है। और ये भी हम आपको बताएं कि आज जो है वो बांग्लादेश ने टॉस जीत के वो बैटिंग का फैसला किया, तो बांग्लादेश की इनिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा महक, एक और भी हमने अपने लोगों से बात करनी है, और वो ये कि वैसे तो महंगाई उरूज पे है ही, हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होती ही जा रही है, लेकिन अब सीन ये है कि दूध जो है वो भी बहुत महंगा होने जा रहा है, यानी दूध की महंगाई का सीन ऑन हो चुका है। इस पे भी हम बात करेंगे। एक और बहुत अहम बात, और वो ये कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने हमेशा सच बोलने की कोशिश की और उसे हमेशा दबाने और झुकाने की कोशिश की गई। कभी दबाव डाला गया इश्तिहारात की बंदिश के जरिए, लेकिन समा ने सच की आंच को ना आने दी, ना झुका, ना बिका, डट कर खड़ा रहा। बिल्कुल, हुक्मरानों का ऐसा ही एक सच उस वक्त सामने आया जब नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जुर्म का एतराफ़ किया कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में समा को अपना ताबे करने के लिए इश्तिहारात का कंडा इस्तेमाल कैसे किया। जबकि मरीम नवाज से जब ये सवाल पूछा गया, बल्कि इवन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जब ये सवाल पूछा गया कि मरीम नवाज ने किस कैपेसिटी में ये हुक्म दिया, यानी वो किसी ओहदे पर फाइज नहीं थी। हमने देखा कि मरीम औरंगजेब और परवेज़ रशीद साहब जो हैं इस वक्त ये मामला देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है भाई, बड़े मियाँ साहब की साहिबजादी हैं, कुछ तो उन्होंने करना था। तो इश्तिहारात बंद कराने की असली ऑडियो होने का लीगी नायब सदर का ये एतराफ़, और नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी इश्तिहारात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वजारत इत्तलात के मुताबिक मरीम नवाज की सरबरस्ती में मीडिया सेल के जरिए कौमी खजाने से भारी रकम खर्च की गई और वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं कि अपना एजेंडा डिक्टेट कराने के लिए मखसूस चैनल्स को नवाजा गया। और फैसल, अब तो अवाम भी इस चीज़ की गवाही देते नजर आते हैं। बिल्कुल, वो भी, उन्हें भी सब समझ आ रहा है, वो भी इतने सादा नहीं है। तो उस पर रिपोर्ट तैयार की, पहले देखते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है, KRY को कोई ऐड नहीं जाएगा। समा को कोई ऐड नहीं जाएगा। किसको नवाजा गया, किसके इश्तिहार बंद किए गए? आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। वो मेरी आवाज़ है। मरियम नवाज के एतराफ़ के बाद हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। वजारत इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज की सरपरस्ती में मीडिया सेल के जरिए कौमी खजाने से भारी रकम इस्तेमाल हुई। 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद खर्च किए गए। इसी मीडिया सेल से पंजाब के इश्तिहारात कंट्रोल करने के शवाहिद भी सामने आ गए। कमेटी मनपसंद सहाफियों और मीडिया ग्रुप्स को नवाजने से मुतालिक रिपोर्ट मुरत्तब करेगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि मीडिया की आवाज दबाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। एक तरफ जो है वो एक ग्रुप को 3-3 अरब के रुपए के एड्स फराहम किए जा रहे हैं, जबकि अगर आप ARY 92 समा उनके एड्स को अगर आप देख लें तो वो एड्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ये लोग आम ट्विस्टिंग करते थे ताकि अपना एजेंडा डिक्टेट किया जा सके। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के किले तामीर हो गए, जिन्हें मिसमार करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। तो मरियम नवाज के कहने पर लीगी हुकूमत ने कितना अमल किया, सच बोलने का खुमियाजा समा ने कैसे भुगता, ये तो सबके सामने आ गया है। 2015 में रेटिंग में पहले नंबर पर होने के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तिहारात मिले।
नून लीग के 5 साल दौर हुकूमत में समा टॉप 3 पर होने के बावजूद इश्तेहारात के कोटे में 10वें नंबर पर रहा। हमारे साथ मौजूद होंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे हम मौमिन खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब को भी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने समा के इश्तेहारात बंद कराने का इतराफ किया है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सच दिखाने की कीमत समा ने कैसे चुकाई है, आदादो शुमार से सब वाजे हो गया है। टॉप रेटिंग के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तेहारात मिले। 2015 में रेटिंग में समा पहले नंबर पर था, मगर नून लीग की हुकूमत ने इश्तेहारात देने में आखिरी नंबर पर रखा। 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए, जिनमें समा को सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इश्तेहारात मिले। 5 साला लीगी दौरे हुकूमत में समा मजमूई तौर पर 3 बड़े चैनलों में से था, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर रहा। इसके बावजूद इश्तेहारात के कोटे में समा को मजमूई तौर पर 10वें नंबर पर रखा गया। इन 5 बरसों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 4.25 अरब रुपए के इश्तेहारात मिले, जिनमें से नून लीग ने समा को सिर्फ 18 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के मिलाकर समा और ARY को नून लीग के 5 साल में 42 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए, जबकि बाकी 3 मीडिया ग्रुप्स को 11 अरब रुपए के इश्तेहारात मिले। यानी समा और ARY को बाकी 3 ग्रुपों के मुकाबले में 5% इश्तेहारात भी नहीं मिले। हालांकि व्यूअरशिप के लिहाज से 5 बड़े मीडिया हाउस में समा और ARY का 40% हिस्सा है, लेकिन इन्हें इश्तेहारात का सिर्फ 5% हिस्सा मिला। ये था सच बोलने का खमियाजा जो नून लीग के दौरे हुकूमत में आजाद मीडिया को भुगतना पड़ा। अब ये तमाम तर मामला जो है वो आया हो चुका है। बात करेंगे मामले खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि ये सिर्फ इश्तेहारात देने का मामला नहीं है, ये इतना छोटा और सादा मामला नहीं है, ये 2 बड़े मामला हैं। पहला तो ये कि ये जर्नलिज्म की आम ट्विस्टिंग की गई, यानी आप पैसे देंगे ज़्यादा तो जाहिर सी बात है अपनी मनमर्जी का झंडा चलाएंगे, विच इज़ द क्राइम। दूसरा, ये किसी का पैसा नहीं है, ये किसी नून लीग, किसी PTI या किसी दीगर पार्टी का पैसा नहीं है, ये पब्लिक जो टैक्स पेयर है उसका पैसा है, और इस तरह उसकी बंदरबाट की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सबसे पहले जो मैटर है सारे का सारा, ये मेरे ख्याल में तो ये इससे भी बड़ा मैटर है, ये अब्यूज ऑफ पावर का मैटर है। ये मैटर है मीडिया का गला घोटने का, ये मैटर है उन सहाफियों का जो आपकी पसंद का काम ना करते हों, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल करने का। ये मैटर है ज़मीर खरीदने का, ये मैटर है ज़मीर बेचने का, ये मैटर है ऐसे से बड़े बड़े नाम जिनको लोग बड़ा मोतबर समझते थे, जब उनकी असल करतूत देखी कि वो शरीफ फैमिली से पैसा लेके क्या कुछ कर रहे थे टेलीविजन के ऊपर, ये मैटर इस चीज का है। आप देख सकते हैं कि एक हम पल्ला चैनल है, बल्कि मुझे पता है इस बात का इसी तरह से कि मुल्क के कई हिस्सों में कोई एक चैनल आगे हो सकता है तो मुल्क के कई हिस्सों में कोई दूसरा चैनल भी आगे हो सकता है, और ये होता है। और समा हो, ARY हो, ये दोनों पाकिस्तान के बड़े हम पल्ला चैनल में से एक चैनल है। और एक चैनल को, जियो को 3 अरब रुपए दिया जाता है, पंजाब में 2 अरब दिया जाता है, 3 और 2 जाए तो 5 अरब हो जाता है 5 साल के अंदर। तो 1 अरब रुपया अगर एक चैनल को आप 1 साल देते हैं, आपके लिए जी शहबाज साहब, गालिबन आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा राबता आपसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो पैसे की बंदरबाट जिसका कच्चा चट्टा खोला समा ने, सच दिखाया और जो झूठ था उसका पर्दा चाक किया और बताया कि किस तरह इश्तेहारात के कोटे में जो है समा को नंबर 1 होने के बावजूद सबसे एंड पे रखा गया और समा को 18.5 करोड़ के इश्तेहारात दिए गए। गिल साहब से हमारा राबता बहाल हो गया। गिल साहब प्लीज़ एक तो अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, सेकेंड ये कि मैं सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि मरियम नवाज साहिबा इस बात का तो एतराफ़ बरमला कर चुकी हैं कि बिल्कुल मेरी आवाज़ थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस हैसियत से उन्होंने एक तो ये ऑर्डर जारी किया, पैसे की बंदरबाट, पैसा इनका नहीं था, अब ये तो कौमी ख़जाने से गया ना, तो प्लीज़ ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा।
जी देखिए, जैसा कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि 5 अरब रुपया पंजाब और वफाक में मिला के जियो टीवी को मिलता है। इसी तरीके से जो दूसरे चैनल्स हैं उनको भी किसी को 3 मिलता है, किसी को 4 अरब मिलता है वफाक और पंजाब को मिला के। और अगर आप उसके कंपैरिजन में समा को देखें, एआरवाई को देखें, तो आपको ये नजर आएगा कि पीनट भी नहीं मिलता। हालांकि चैनल्स की रीच भी वैसी है, चैनल्स की क्वालिटी भी वैसी है, जर्नलिज्म भी बेहतर ही हो रहा होगा, बुरा तो नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर के पैसे पर ये जो महारानी साहबा थी, ये वही तो मौजे ढूंढते हैं दोबारा, इसीलिए तो अदारों को गालियां देते हैं, इसलिए तो अतिया को गालियां देते हैं, इसीलिए तो जजेस को बुरा भला कहते हैं। ये यही वाली मौजें चाहते हैं जो मौजें इनकी पहले लगी हुई थी। लेकिन आप गौर ये करें इस सारी बात में कि जो आप जिस कमरे में बैठ के ये सारे फैसले मोहतरमा करती थी बगैर कोई सियासी ओहदा रखे, जिस वजीर आजम ऑफिस के कमरे में बैठ के बंदर बांट होती थी पैसों की, चैनल्स का गला घोंटा जाता था जो आजादाना मसाफत कर रहे थे, आज उस कमरे में बंदर बांट नहीं हो रही, बल्कि आज उस कमरे में प्राइम मिनिस्टर ने पीएम पोर्टल बनाया हुआ है। वो पीएम पोर्टल बनाया हुआ है जिसके ऊपर मुल्तान का अनस नामी लड़का जो है वो कंप्लेन करता है कि पीएम ऑफिस के करीब उसने बूढ़ी अम्मा को सर पे लकड़ियां उठा के जाते देखा है, तो क्या ये रियासत मदीना में होना चाहिए? और वजीर आजम अहकाम देते हैं कि दोबारा किसी बुजुर्ग खातून और मर्द को लकड़ियां उठा के ना जाना पड़े जो इस गिर्द गाँव में है। सीडीए उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उनके घर तक लकड़ियां छोड़ के आए। ये वो अब उसी कमरे में वो फैसले होते हैं कि एक इरफान नामी पाकिस्तानी जो है वो यूनान से कहता है कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है पावर ऑफ अटॉर्नी लेने में, मुझे बार बार एम्बेसी जाना पड़ता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और इतना वक्त नहीं कि मैं बार बार एम्बेसी जाऊं। तो प्राइम मिनिस्टर अहकाम देते हैं और वहां पर जो डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो पूरी दुनिया में उसको नाफिज कर दिया जाता है तमाम एम्बेसीज के लिए। तो एक तरफ एहतसाल हो रहा था और दूसरी तरफ आवाम की खिदमत हो रही है। ये है फर्क इमरान खान का और इन लोगों का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इनको बिल्कुल शर्म नहीं आनी। अगर आप आज भी इनसे पूछें तो ये बड़ी डिठाई से, मैं अभी एक चैनल पे था उसमें इनके रिप्रेजेंटेटिव ने बड़ी डिठाई से कहा, एआरवाई को ये कहा कि आप इमरान खान का धरना दिखाते थे 12-12 घंटे, तो हमने आपको उनको 5 अरब दे दिए, आपको 8 करोड़ दे दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कहने की बात ये कि जब माइंडसेट ये हो, और मरियम ने ये बात मानी, तो आपको याद होगा मरियम औरंगजेब साहबा जिनका काम ही झूठ बोलना है, जिन्हें रखा ही झूठ बोलने के लिए गया हुआ है, वो इतने पक्के मुंह से मोहतरमा झूठ बोलती हैं, इतने मीसले मुंह से झूठ बोलती हैं कि पता ही नहीं लगता कि झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, बोल भी रही हैं कि नहीं। तो वो मीसले तरीके से अपना काम डाल जाती हैं बीच बीच में। उन्होंने कहा कि ये आरटीओ जो है ये 2008-2009 से पहले की है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये 2008-2009 से पहले की, उस टाइम तो 92 टीवी था ही नहीं, उस टाइम तो 24 न्यूज ही नहीं था। तो ये झूठे लोग हैं, पांव बांध के झूठ बोलते हैं, मीसड़े मुंह के साथ झूठ बोलते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता सवाए इसके कि आप लोग इनको इसी तरीके से अवाम के सामने आश्कार करें और अवाम आइंदा इनकी जमानतें जब्त करें। ये इस काबिल नहीं थे जहां ये पहुंच गए हुए हैं। शहबाज साहब, आपने अभी खुद अपनी बात में इस चीज़ का तस्करा किया कि आपका एक नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव से जब टीवी पे डिबेट हुई तो उन्होंने कहा कि जी आपने क्योंकि इमरान खान साहब का धरना दिखाया इसलिए आपको इतने दे दिए, और जिन्होंने नहीं दिखाया हमने उनकी झोलियाँ भर दी। तो क्या माइट इज़ राइट चलेगा पाकिस्तान में? क्या जिसकी लाठी उसके भैंस का कानून चलेगा पाकिस्तान में? क्या करें? जो अगर धरना दे रहा है उस धरने को धरना ना दिखाएं तो क्या दिखाएं? आप बताएं। देखिए, बात ये है कि यही तो इनका वो फाशिस्ट, इनका जो ये इनके मैं ये कहूँगा नस्ल दर नस्ल इनमें मुंतकिल हो रहा है। ये इनका वो माइंडसेट है जिसमें ये हर आवाज दबाना चाहते हैं जो इनके खिलाफ हो। ये कभी जिंदगी में नहीं चाहते कि कोई ऐसी आवाज हो जो इनके बराबर आए या इनकी करप्शन को जो वाशगाफ करे अवाम के सामने। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि आप देखें, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ में एक दिन झूठ सब पे आश्कार हो जाता है। इन्होंने मोहतरमा आई थी दूसरों को बेनकाब करने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बेनकाब होकर चली गई। मोहतरमा आई थी, वो जो टोटों से जुड़ी हुई आरटीओ थी, वो जो ये टोटे चलाते हैं, उन टोटों का हिसाब मांगने आई थी और खुद हिसाब देने बैठी हुई हैं उस दिन का। मोहतरमा आई थी। अब आप देखेंगे इनके हवास किस तरह हवास बाख्ता हो गए हैं कि फवाद चौधरी
जो जहां बैठा है वो वहां अपने टैलेंट की वजह से बैठा है आज, और पूरे पाकिस्तान को, उसके नाकदीन को पता है कि वो जहां बैठा है अपने टैलेंट की वजह से बैठा है। और अगर टैलेंट के अलावा किसी चीज की उससे सपोर्ट है तो वो उसके दादा परदादा की पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान बनने से वो पहले कर रहे हैं। और एक ऐसा शख्स कल उनके बारे में मुगलजात फरमा रहा था जो बेचारा खुद अपने मुंह से कहता है मुझे 1500 रियाल पे रखा हुआ है, जिसका काम सिर्फ देगों में कड़छे मारना है और इधर उधर की बातें करना है। और वो शख्स जो है वो टैलेंटेड लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपने बलबूते पे आए, किसी हादसे के तौर पर सियासत पे नहीं आए, उन लोगों के ऊपर वो बातें कर रहे हैं। तो ये लोग हवास बाख्ता हो चुके हैं। आप इनके झूठ को आश्कार करते रहे। मेरा सलूट है सुहेल जैसे लोगों को जिन्होंने इनका तिया पांचा किया, इनका फोरेंसिक किया। इनकी हालत ये है कि इनके झूठ इतने पतले हैं कि अब मीडिया को इनके फोरेंसिक करने पड़ रहे हैं, और ये मीडिया के फोरेंसिक से ही इनका सारा बिल्कुल। और गिल साहब नाराज इतने हो जाते हैं कि नाम तक लेना तो पसंद नहीं करते हैं, अप्रिसिएशन तो दूर की बात है इनकी तरफ से। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती, जैसे ये अब हमने देखा कि कैप्टन सफदर ने ये बोला कि फलानी ऑडियो भी हमारे पास है और वो वाली वीडियो भी हमारे पास है, तो अब हम बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। क्या समझे आवाम कि अब ये ऑडियो और वीडियो खेला जाएगा पाकिस्तान की सियासत में? आप मेरी बहन है, मुझे तो इसका पता नहीं मैं किस तरीके से जवाब दूं इस बात का। ये बंदा बहक गया है या इसको को अकल खत्म हो गई है। ये स्विमिंग पूल के ऊपर झूमने की, लोगों के बाथरूमों की वीडियोस जो होती हैं, ये सिनेमा स्कोप पे नहीं दिखाई जाती। ये तो अगर सफदर साहब को शौक है ऐसी वीडियोस बनाने के और देखने के, मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये कहीं छुप छुपा के ऐसी वीडियो देखा करें। किसी को नजर आ गए, इवन घर वालों को नजर आते हैं ऐसी वीडियोस देखते हुए, तो इनको जूते पड़ेंगे करते ही। तो ये कहते हैं कि ये सिनेमास्कोप वीडियोस चलेंगी इस तरह की, तो हमारी सोसाइटी के कुछ इखलाकियात हैं। हमारी सोसाइटी में इस तरह की वीडियोस को ना पसंद किया जाता है, ना किसी के बारे में बनाई जाती हैं, और ना मेरे ख्याल में कोई बड़ी खूबसूरत हरकत होती है किसी के जाती लम्हात की वीडियोस बनाना और फिर उनको धमकियां देना। लेकिन ये ब्लैकमेल है, ये लोगों को इसी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, लोगों की जाती जिंदगियों की वीडियो बनाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा लोगों को कि इनसे बच के रहे। अगर आप लोग जो इनके मुखालफीन हैं वो आप अगर अपने कमरों में शावर भी लेते हैं अपने बाथरूम में, तो अपने वो जो शावर के कोई रोशनदान है, खिड़की है, उसके ऊपर पर्दा शर्दा ज्यादा लगा लें, क्योंकि कैप्टन साहब जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, मुझे तो लगता है किसी बंदे की इज्जत आप उसके हाथ में नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, हमारे साथ आप मौके और बता रहे थे कि किस तरीके से अभी भी हालांकि तमाम तर चीज़ों पर से समा ने पर्दा उठा दिया, लेकिन इसके बावजूद एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, बल्कि मजीद जैसा कि आप भी कह रही थी कि वो एक डेटरेंस वहाँ से शो की जा रही है। एक और बड़ा अहम मामला है, साबिक चीफ जज हैं, उन पर नून लीग ही नहीं पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की फहरिस्त है, वो बहुत तवील है। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को कराची की लॉ यूनिवर्सिटी का महंगा तरीन वाइस चांसलर बनाया। और राना शमीम की तनख्वाह और मराद पर सिंध हुकूमत की सखावत जो कहानी सुना रही है वो कहानी तहलका खेज है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको संजय साधवानी की। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में बयान हल्फी देने के बाद से तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जितना राना शमीम मुस्लिम लीग नून पर मेहरबान हैं, उससे कहीं ज्यादा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत राना शमीम पर मेहरबान नजर आती है। कराची की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तकर्रुर का मरहला आया तो सिंध के सारे कानूनदानों को छोड़कर इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को ही मुंतखब किया। उस वक्त के मुशीर बराए यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड निसार खोड़ो समझते हैं इस काम के लिए उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। साबिक जज हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के हैं। हमने कोई ऐसे वैसे को नहीं रखा, लेकिन हमने लॉयर को रखा, एक एडवोकेट को रखा, एक जज को रखा जो कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है, इस लिहाज से मौजू भी है। चंद रोज पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी राना शमीम की डट कर खूबियां गिनवाई। राना शमीम साहब की अपॉइंटमेंट थ्रू अ सर्च कमेटी हुई थी। हमारा वाइस चांसलर का कानून ये कहता है कि जी किसी को जज हो या वकील हो इस पाए के तकर्रुरी के बाद तनख्वाह और मराद तय करने का मरहला आया तो सिंध हुकूमत ने सखावत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना शमीम की बतौर वाइस चांसलर तनख्वाह और मराद के साथ माहाना 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दिए, जो इससे पहले सिंध की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नहीं दी गई थी। समा ने तनख्वाह का सवाल उस वक्त के जिम्मेदार के सामने रखा तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, मगर वजीर आला सिंध के पास माहाना 30 लाख रुपए देने का भी जवाब मौजूद था। और बाकी रही पे पैकेज,
पे पैकेज डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो मेरे लेवल पे नहीं होती। अच्छा, तो 30 लाख रुपए आप समझते हैं एक वाइस चांसलर मेरे लेवल पे वो नहीं होती। सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका बड़ा आसान है कि जो लास्ट ऑन सैलरी किसी की होती है वो मिनिमम रखनी पड़ती है और वो भी कवानीन मौजूद है। वाइस चांसलर राना शमीम पर सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी मेहरबानी उनका कई माह तक यूनिवर्सिटी न आने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखना है। मगर मुराद अली शाह कहते हैं उन्हें आखिरी बार यूनिवर्सिटी आए हुए अभी 1.5 साल नहीं गुजरा है। जहाँ तक 1.5 साल से नहीं है, ये गलत है, इसलिए कि पिछले मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, मुझसे मुलाकात उनकी हुई है तो 1.5 साल से कम अरसा हुआ जब मेरी मुलाकात हुई है, तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल से आएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट और रुकन सिंध असेंबली लियाकत आसकानी कहते हैं राना शमीम आखिरी बार 9 माह पहले सिंडिकेट के इजलास में आए थे। सिंडिकेट की मीटिंग में मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो मैंने 1-2 मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, मिलना चाहा उससे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं, इस्लामाबाद में। सिंध के वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स इस्माइल राहू कहते हैं कि वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। आपको 4-5 महीने हो गए हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड का महकमा मिले हुए, क्या आपकी राना शमीम से मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं किसी से। राना शमीम पर सिंध हुकूमत की मेहरबानियाँ यही तमाम नहीं हुई हैं, बल्कि मुसलसल गैर हाजिरी के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखने के लिए उनके इस्लामाबाद ऑफिस को कराची की यूनिवर्सिटी का कैंपस का दर्जा भी दे दिया गया है। हमारे जो वीसी साहब हैं वो कराची आते नहीं हैं, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है। अपने ऑफिस में उन्होंने एक ऑफिस बनाया दूसरा, कोई कैंपस नहीं है वहाँ पर। और कि ये आपको पता है कि ज़ेबुल सिंध असम्बली से चार्टर्ड है और ये इसका जो भी कैंपस होगा सिंध में होगा, सिंध से बाहर किधर हो नहीं सकता। यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो तो कराची में, फिर कैसे निज़ाम चल रहा है ये सर? देखिए जी, वो वहाँ पर बैठकर मेरे ख्याल में वकालत भी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं और छोटा सा ऑफिस भी उन्होंने बनाया है ज़ेबुल के हवाले से। तो ये बिल्कुल गलत है और सिंध की मिल्कियत है, इसको ये ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए, उसको यहाँ पर आकर अपने जो कॉलेज है यहाँ पर आकर टाइम देना चाहिए। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो रिज़ाइन कर दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तो राना शमीम को सालाना 3.5 करोड़ रुपए से जायद मुआवजे पर वाइस चांसलर लगाने पर डटे हुए हैं, मगर राना शमीम के तर्ज अमल ने मुतल्लिका वजीर इस्माइल राहू और अरकान सिंध असेंबली के लिए भी इसका दिफा नामुमकिन बना दिया है। संजय साधवानी, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे उस गज़ा की जिसके बारे में कहा जाता है कि घर में मौजूद हो और हर उम्र के लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करें ताकि वो सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहें। यानी मैं बात कर रही हूँ दूध के हवाले से, फ्रेश मिल्क के हवाले से। लेकिन दिन ब दिन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ बाहर होती जा रही है। और अगर सिंध हुकूमत की बात करूँ तो अब तो सिंध हुकूमत ने खुद ही कह दी कि कराची में 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपये कर दी जाएगी। महकमा लाइफ स्टॉक का ये कहना है इस हवाले से कि कराची में 1 लीटर दूध की पैदावारी लागत का तखमीना 133 रुपए बनता है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मेरे को होस्ट फैसल गए, उन्होंने जानने की कोशिश की, उन्होंने पता किया कि बैकग्राउंड है क्या आखिर, जो आवाम को इतना महंगा दूध मिलता है इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो ये कोशिश आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, तबेले में खुशामदीद। बाड़े में हम आए और पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, मैं आपको आज बताने आया हूँ। और बताने ये आया हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत ने 133 रुपये फ़ी किलो पैदावारी लागत दूध की लगाई है, और पुरानी लागत कितनी है, पुरानी कॉस्ट जो इस वक्त 140 चल रही है, पुरानी लागत के हिसाब से उसमें कितना मार्जिन आ रहा है। और अगर ये 133 लागत हो जाती है तो उसके बाद आप लोग जो घरों में बैठे हैं उनको दूध कितने में मिलेगा। और ये जो बाड़े वाले हैं, क्या ये अभी की पैदावारी लागत या फिर अब जो होने वाली 133 उसकी पैदावारी लागत पे खुश हैं? चलिए जानते हैं। जी, तो इससे पहले कि हम आपको बताना शुरू करें कि कॉस्ट क्या है और किस तरीके से पूरा ब्रेकअप होता है, एक सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? सैयद अरशद। अरशद भाई, आपने माशाल्लाह से मास्टर्स किया हुआ है जनाब, फाइनेंस में। जी।
और उसके बाद फिर आपने कहा कि बजाय किसी बैंक में नौकरी करने के मैं अपना ये काम करता हूँ। वैलिड पॉइंट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मोटा मोटी कॉस्ट जो है वो क्या आती है, एक्सपेंस क्या आता है पर लीटर दूध पे? देखिए, एक्सपेंस जो नॉर्मली जो अगर हम मोटा हिसाब लगा लेना तो एक्सपेंस तकरीबन 750 से 800 रुपये पर हेड यानी पर भैंस का आपका खर्चा है डेली का, जिसमें आप टोटल वंडा है, ठीक है, इसके अलावा भूसा है इसका जो हम देते हैं, तूड़ी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा जनाब आली इसके अंदर हरा चारा जिसको आप कुट्टर बोलते हैं, ये सारा अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 750 से 800 के इन बिटवीन ये सारा खर्चा एक भैंस का खर्चा है। अच्छा, नॉर्मली जब हम बाड़े वाले यानी हमने जब कैट फार्म का स्टार्ट लिया था तो नॉर्मली ये एक इक्वेशन थी कि जनाब आली कि आपका एक वक्का भैंस का खर्चा है और एक वक्का बाड़े का प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मली एक फिजिबिलिटी बनाकर हम एक फार्म हाउस कैटल फार्म शुरू कर रहे हैं। जब यहाँ पर हमने चीज़ें देखी, अब आप बताएं चौकर जो कि एक नॉर्मल है 1100 रुपये की एक बोरी थी, पिछले आप बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, ये 5 महीने पहले की अगस्त की बात कर रहा हूँ। राइट नाउ इस वक्त जो आप चौकर की बोरी खरीदना है 1450 से 1500 रुपये की बोरी है। फीट 1700 रुपये से स्टार्ट हुई थी, आज 2100 रुपये पे खड़ी हुई है। ये वो लवाजमात हैं जो आपको भैंस को वनडे के अंदर देना लाजमी है, जिससे हर उस पर 300-400 रुपये पड़ जाए आराम से। अच्छा, इसके अलावा भूसा 500 रुपये से स्टार्ट हुआ, 525। राइट नाउ इस वक्त भूसे की जो पोजीशन है वो 780 रुपये फी मन का रेट है, ठीक है। अब आप ये बताइए 500 रुपये पे जब हम दे रहे थे तो 4160 रुपये का जो हमारी बंदी थी दूध की, यानी जिसको 104 रुपये पर लीटर का बाड़े से दूध उठ रहा था, ठीक है जी। अब राइट नाउ ये हम उस वक्त भी ये बेयर कर रहे थे। अब जो पोजीशन है, अब आपने 8 रुपये का अभी नॉर्मली जो हुआ है तो ये 110 रुपये के अराउंड 110-112 रुपये के ऊपर कमीशन काट के 108 रुपये की कॉस्ट आ रही। लेकिन वनडे की जो कॉस्ट है आप अगर कैलकुलेट करें परसेंटेज में तो मोर देन आप लगा ले 70% 60% जो है ना अप हुआ। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जब जिस वक्त आप दूध की क्या पोजीशन है 8 रुपये बढ़े और वंडा कितने परसेंट बढ़ रहा है आप देखें 70-60% वंडा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लगा के फिर इसके अलावा बाड़े के ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, बंदे यहाँ पर काम करते हैं उनके अखराजात हैं, पानी यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो मतलब ये खरीद के ले रहे हैं, टैंकर से आ रहा है पानी। अब टैंकर के अंदर भी आप वो चीज़ है ही नहीं जिस तरह से होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, हमारा यहाँ पर जो जनाब अली जो मुल्क है ज़रूरी मुल्क है और ये सारी पैदावार डेयरी की फार्म ये सारा हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक हमें अच्छा ऑप्शन दिया था कि आप आएँ और इसके फील्ड में आएँ और ये काम करें। हम तो दुबई से छोड़ के यहाँ पर आ गए, चलो भाई अपने मुल्क में आके काम करते हैं और अपना एक अच्छा काम है डेयरी का, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन जब हम आए और ये सारी चीज़ें देखी क्योंकि कहीं चेक एंड बैलेंस है नहीं किसी ने। आप खान साहब के कहने पे भैंसे और कट्टे वाले खान साहब के कहने पे तो खैर हमने स्टार्ट उनका इसलिए लेकर नौजवानों की एक सपोर्ट वाली बात थी, लेकिन बात ये थी कि चले एक अच्छा काम है। अच्छा, तो ये बताएं कि मोटा मोटी अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त जो अभी हुकूमत ने ये कहा है कि जी पैदावारी लागत जो प्रोडक्शन अब जो आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 133 का उन्होंने स्लैब मुकर्रर किया, राइट, ठीक है। अभी मोटा मोटी हिसाब पैदावारी लागत जो है अभी फ़िलहाल 140 रुपए किलो जो आपको दूध मिल रहा है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? देखिए मैं आपको इसकी बात बताऊँ, एक नॉर्मल भैंस जो दूध दे रही है ना हम उसको कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल भैंस को। नॉर्मल भैंस जो अगर दूध दे रही है जो हम 4 किलो वंडा डालते हैं तो 5 किलो इन बिटवीन, क्योंकि वेरिएशन है 4.5 से 5 और 5.5, मतलब बहुत कम भैंसें ऐसी हैं जो आप 7 और 8 किलो पर जाएंगे। अगर वो लेंगे भी तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बहुत ज़्यादा है, वो 3.5 लाख और 4 लाख रुपये। एक नॉर्मल अगर बाड़े में आप देखें तो 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए की जो भैंसें हैं उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी जो पैदावार है वो तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 5 किलो एवरेज पे अगर आप करते हैं। अब 5 किलो एवरेज का मतलब ये है कि 750 रुपये का पर भैंस का खर्चा है। अब 750 डिवाइडेड बाई 5 तो आप अब देख लें तकरीबन ऑलमोस्ट 150 रुपये के 155 रुपये का ये हमारी कॉस्ट है। 155 की कॉस्ट है, 155 की फिलहाल पैदावारी लागत है। एग्जैक्टली इसमें आपने सब कुछ डाल दिया, डेप्रिसिएशन और ये सारी डेप्रिसिएशन डाली नहीं। अच्छा, अभी नहीं डाली जनाब, ये तो हमने वनडे की कॉस्टिंग निकाल ये सारी निकाल दी और उस पे आप 140 का दे रहे हैं। बाड़े से कितने का निकल रहा है? बाड़े से जो निकल रहा है 112 रुपये का निकल रहा है। 111-12 का कितने का चाहिए जनाब अली? ये तो हमारी 155 की तो हमारी पैदावारी कॉस्ट आ रही है। अब आप अंदाजा कर लें 175 रुपये का तो नॉर्मल। बस 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 इससे आगे नहीं जाइएगा क्योंकि ये आपने मुझे डरावना ख्वाब बता दिया है कि अगर अभी पैदावारी लागत पे ये इतना ज़्यादा है तो अगर 133 हो गई तो कितना होगा? कुछ भैंसें आ रही हैं, हम यहाँ से हटते हैं, ज़रा अंदर चलते हैं और अंदर चल के ज़रा आपको एक एक करके बताते हैं कि पैदावारी लागत कितनी हो चुकी है, कितनी होने जा रही है, उस पर आपको दूध कितना का मिलेगा।
तो जब दुकान पहुंचते हैं आप और जब आपको दूध की ज़्यादा कीमतें मिलती हैं तो आप ये दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई ये दूध इतना महंगा क्यों हो रहा है। तो हम जहाँ सोर्स है इसकी वही आ गए, दिन दहाड़े पहुँच गए हम बाड़े और भैंसें भी सामने से चहलकदमी कर रही हैं। तो भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है दानिश भाई? भाई ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी 140 रुपए दूध मिल रहा है, ठीक है, इसमें एक भैंस कितना किलो रोज़ाना दूध देती है, फिर उस पे क्या लागत लगती है और वो दुकान पे कितने पैसों में पहुंचता है, दुकानदार कितना मुनाफा कमाता है? हम ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं, आप शुरू करें। एक भैंस दिन में 8 किलो दूध देती है। चलें जी, ये एक भैंस हो गई, दिन में इसने 8 किलो रोजाना दूध दे दिया। 8 किलो पर डे का दूध दे दिया, ठीक है। 111 रुपए 75 पैसे दूध हमें बाड़े से हम पैकार को देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आपने पैकार यानी कि जो यहाँ से लेकर जाता है, ठीक है, ये आपने 111 रुपए 75 पैसे आपने किए, इसमें आपका एक्सपेंस वगैरह सब शामिल है जी। उसमें वो 3 रुपए आपसे किराया वसूल करेगा। अच्छा जी, ये आपने 3 रुपए पैकार ने किराया वसूल किए यहाँ से बाड़े से दुकान दूध लेके जाने के लिए। 3 रुपए उसका कमीशन है। अच्छा जी, 3 रुपए नहीं, टोटल उसने 6 रुपए लिए पर केजी। जी बिल्कुल, ये 3 रुपए इसने अब कमीशन ले लिया, 3 रुपए उसका किराया लग गया, 6 रुपए टोटल लग गए। अब ये 100 हो गए 18, 118 117 75 हो गए, ठीक है। दुकान पे ये कितने का बिक रहा है? 140 रुपए। दुकान पे फिलहाल बिक रहा है 140 रुपए का, यानी इसके मुताबिक मुनाफा हो गया तकरीबन 22 रुपए। मुनाफा हो गया तकरीबन 22 रुपए का। और अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछने जा रहा हूँ। अभी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो पैदावारी लागत है वो 133 रुपए तक लेके जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई इतनी हो रही है, ठीक है जी। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो आपकी इस पे अभी फिलहाल पैदावारी लागत कितनी आ रही है? 1050 रुपए। ये कैसे? ये इसलिए कि 2.5 लाख रुपए की भैंस लेते हैं हम, ठीक है, वो तकरीबन 10 महीने चलती है, ठीक है। तो पर डे हम उस पर 300 रुपए पर डे भैंस का डालते हैं, इसलिए उसको रेन्यू करना होता है हमें। बिल्कुल। तो 300 रुपए उस भैंस के डालते हैं, 750 रुपए उसके टोटल एक्सपेंस हैं। अच्छा, अगर हम इसको 750 से उठाएं सीधा सीधा भी जी, ठीक है, तो ये पर लीटर पे 75 रुपए आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन ऐसे नहीं उठाएंगे इसलिए नहीं कि जो 300 रुपए पर डे का इस भैंस का डेप्रिसिएशन है वो डाला जाएगा, उसके बाद इसको देखा जाएगा कि इसमें 894 रुपए का दूध दे रही है, 1050 रुपए का हमारा इसका पर डे का खर्चा है, तो पीछे हमारे तकरीबन 144-146 रुपए बच रहे हैं और नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, 146 रुपए नुकसान में तकरीबन हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तो आप ये भैंस वाली और ये चीज़, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि एक भैंस है, चारा खा रही है और ये वाली चीज़ें, पानी उसको लग रहा है, तो उसका जो उसकी डेप्रिसिएशन है उसको हटा के 75 रुपए उसको हटा के सारा। अच्छा, सिर्फ चारे की, पानी की और बाड़े का एक्सपेंस, सिर्फ चारा, पानी और बाड़ा ही आपको 75 रुपए में पड़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। अब 75 रुपए लागत पे ये इस वक्त 140 रुपए किलो दूध मिल रहा है, ठीक है। अगर ये हुकूमत के हिसाब से तय करदा पैदावारी लागत 133 रुपए तक जाता है तो दूध किधर जाएगा? बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसमें 300 फिर हम प्लस करेंगे। अच्छा, जो हमारे भैंस का डेप्रिसिएशन है, यानी इसमें 180 तक दूध जाएगा तकरीबन। अच्छा, यानी कि आप भी नुकसान में हैं, उसके बाद भी नुकसान में है, उसके 180 के बाद भी नुकसान में है, यानी कि आप भी नुकसान में, लोग भी परेशान हैं। हुकूमत ने 133 ये पैदावारी लागत कर दी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 75 पे अगर आपको पैदावारी लागत पे 140 मिल रहा है, जिसमें भाई ने अपने बाड़े का नुकसान हटा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही 133 पे भी उनको नुकसान है। उसके बाद इस नुकसान को बर्दाश्त करने के बाद भी दूध कराची वालों आपको मिलने वाला है 180 रुपए, और 180 रुपए के बाद भी हमें नुकसान है। 180 के बाद भी आपको नुकसान है, आपको फायदा है, हमें नुकसान है। अच्छा, ये तो पता नहीं कैसे फायदा है। तो बड़े वाले भी रो रहे हैं और जो घर में दूध पी रहे हैं वो भी रो रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। और 180 मिलने वाला है और इसके बाद भी ये चीज़ आगे आगे और ही आगे जाएगी। अच्छा, 180 भले से 140 पे बिक रहा हो या 180 पे बिक रहा हो, हमें नुकसान, आपको नुकसान है। यार, जब इतना नुकसान हो रहा है तो फिर चला कैसे रहेंगे? अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। और इसमें क्या अभी दिवालिया भी हुआ है बड़े लोगों? बहुत लोगों के दिवाली हो रहे हैं, इसलिए कि भैंस महंगी है, फिर बीच में 1-2 मर जाती हैं, कट जाती हैं, उसका सारा नुकसान उधर ही सब बाड़े वाला बर्दाश्त करता है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ बैठें, काम करके देखें,
फिर आपको पता लगेगा फैसल भाई काम होता कैसे है। चले हम तो चारपाई पे बैठ के मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कितनी भैंसें डालनी है। वैसे एक भैंस कितने की चल रही है? 2,50,000 की अच्छी भैंस, 3 लाख की अच्छी गाय। 3 लाख की अच्छी गाय, 2,50,000 की अच्छी भैंस, लेकिन इसके बावजूद भी ये रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू। तो ये सूरत हाल, हर कोई रो रहा है महंगाई के आगे और अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किस तरीके से आप तक महंगा दूध पहुंच रहा है, वो आप लोग जो घरों में बैठ के इस वक्त ये रो रहे हैं कि यार 140 से 180 कैसे होगा, जहां से निकल रहा है वो भी नुकसान में, आप भी गम में, करे तो क्या करें। तो हमने ये फैसल की काविश आपको दिखाई, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि घरों में दूध महंगा क्यों आता है और मजीद अभी महंगा क्यों होगा। एक और अहम मसला है सिंध के हवाले से, मसला नहीं कहेंगे बल्कि कामयाबी कहेंगे, तरक्की कहेंगे। सिंध जिसे गार्डन ऑफ बनाना कहा जाता है, जहां 1,35,000 एकड़ रकबे पर कुल पैदावार जो है उसका 90% केला काश्त होता है। यानी 1 एकड़ पर केले के 1500 दरख्त हैं। केले के पौधे को एक मरतबा फल देने के बाद ज़ाया करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरी मरतबा फल नहीं देता, जिस पर किसान उसे जला देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जो फ्रूट है ना, उसका जो क्रॉप है, उसकी बाय प्रोडक्ट जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा कारआमद होती है। टंडो जाम ज़रा यूनिवर्सिटी ने केले के तने से खाद, धागा और कागज़ बनाने का कामयाब तजुर्बा किया है। इससे क्या हासिल होगा ये जानते हैं हैदराबाद से इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट में। कुदरत के कारखाने में कोई चीज बेकार नहीं। ज़रा यूनिवर्सिटी टंडो जाम के नौजवान ने इस बात को सच कर दिखाया। सिंध में केले के बागात ताहद्दे निगाह नजर आते हैं। फल की कटाई के बाद इसे जला दिया जाता है, लेकिन टंडो जाम ज़रा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने केले के तने और छिलके से खाद, धागा और कागज बनाकर सबको हैरान कर दिया। हम उसकी शीट्स बना के, और आपको एक मशीन हमने दिखाई कि उसको रेस्पाड और इसका बंगाली मॉडल, उसको हम फीड करते हैं तो उसमें से सबसे पहले हमें फाइबर मिलता है। उसके बाद उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि एक रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम है, वो मिलता है। उसके बाद जब उसका पल्प मिलता है जो, उसमें से हम पेपर शीट्स बना रहे हैं हैंडमेड, उसमें से हम अपना टिश्यू बना रहे हैं और बास्केट्स बना रहे हैं, और जो चौथा जो है हम इससे सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं, दिस कुड बी सब्स्टिट्यूट द केमिकल फर्टिलाइज़र। प्रोफेसर इब्राहिम अबड़ो का कहना है हमारे किसानों को इल्म ही नहीं कि 50% ग़िज़ाइयत केले के फल और बाकी 50% इसके तने में होती है। वो अरबों रुपए के वसाइल को बर्बाद कर रहे हैं। वो फर्टिलाइज़र कॉस्ट जो है आप देखते हैं DAP 9,000 की हो गई, तो हम जो है इसको फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो घटा रहे हैं इसके थ्रू, कंपोस्ट के थ्रू, नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि हमको वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको हम इसी मिटिगेट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि हम ऐसे एडिबल आइटम्स बना रहे हैं, जो फूड टेक्नोलॉजी वालों के साथ हम ये मिल के काम कर रहे हैं। इंडिया में, बांग्लादेश में वो इसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से पिकल्स बना रहे हैं, कैंडीज़ बना रहे हैं, मशरूम्स बना रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे हैं। टंडो जाम यूनिवर्सिटी की तहकीक से ज़राअत के साथ साथ मुल्क के अंदर कपड़े की सनत में भी इनकलाब आ सकता है। लिक्विड से फिर हम इसको बनाना फाइबर निकलता है, जो कि एक रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो उसमें कर्टेंस बन सकते हैं, उसमें से यान बन सकता है, उसमें टेबल मेट्स बन सकते हैं, काफ़ी चीज़ में जो है होम फर्निशेस बन सकते हैं। इसकी टेनिसिटी भी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, ये बहुत जो है ऑर्गेनिक नेचुरल है। और ये जो कंट्रीज़ आपको बताएं, दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज़, यहाँ पे सर हम वेस्ट कर रहे हैं। तालिब इल्मों की मेहनत को देखकर कराची और फैसलाबाद की कई कंपनियों ने ज़रा यूनिवर्सिटी टंडो जाम के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। उन्होंने केले के तने से बनने वाले धागे को मयारी करार दिया। टंडो जाम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों का कहना है हुकूमत अगर उन्हें जरूरी मशीनरी फराहम करे तो वो अपने तजर्बे से न सिर्फ माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं, बल्कि ज़राअत की पैदावारी लागत को भी कम कर सकते हैं। इनके तजर्बे से जो दस्तकारी होगी उससे देहातों में रहने वाली खवातीन की माशी हालत को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। तो आपने देखा कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर तो उन पे प्रॉपर काम किया जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
चलें जी, एक अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आला अदलिया पर इल्जामात से मुताल्लिक मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त और दरख्वास्त काबिल समात होने पर चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने फैसला महफूज कर लिया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सोहेल रशीद से। सोहेल बताइए। सर, ये दरखास्त की काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया गया है। मुकामी एक खातून वकील हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की थी कि मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामुनासिब जुमले कहे, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये रिमार्क किए हैं कि महज तनकीद की अगर बात हो तो जजेस इससे मुतल्लिक ओपन माइंड होते हैं और जो रिटायर हो चुके हों उनसे मुतल्लिक बात करने पर तौहीन अदालत नहीं बनती। इस मौके पर जब ये इस्तदा की गई अदालत से कि जो एक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान अर्जी से मुतल्लिक तौहीन अदालत का केस यहाँ चल रहा है, उसके साथ इसको मिलाया जाए, तो अदालत ने यह करार दिया कि वो एक अलग मामला है। ये महज तनकीद की आसानी की दरखास्त है जो काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया गया है। आज ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। ठीक है सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक शेर अर्ज बताएं। और वो मैं सिर्फ फैसल के शेर सुनने के लिए बैठी नहीं, और वो मेरा नहीं है, लेकिन वो एक मुतरन्नम शेर है। अच्छा। अर्ज किया है। तेरे नाल दिल मिल लिया, आगे कलियां दा रंग खिल लिया, उससे आगे गम सारे दूर हो गए, उससे आगे खुशियां दा चंद चढ़ गया। हाय 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 हाय, ये जो कैमरे के उस पर लोग बैठ रहे हैं, इनकी मॉर्निंग मजीद खुशगवार हो गई होगी। और बहुत सारी यादें आ गई होंगी आपके जहनों में। तो जिन्होंने ये गाना गाया था और इन्होंने बहुत अब फिल्में भी कर चुके हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी पर्सनैलिटी है। मुझे मेरी अभी जो उनसे बात हो रही थी ना ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं उनको बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार ये 97-98 में ये गाना आया था। उससे लेके अब तक यासिर अख्तर पाकिस्तान के एक ऐसे मल्टी स्टार हैं, एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड आइकन हैं कि हमेशा जिनकी तरफ देखा, और पहले और कुछ लोग होते हैं ना कि एक फील्ड में वो एक्सेल करते हैं। यासिर भाई ने जब वो आए उस वक्त की जो म्यूज़िक थी हमारी, उसको बड़ा उन्होंने एक्सेल किया, और अब वो फिल्म्स भी कर रहे हैं और बहुत अनोखी अछूते टॉपिक्स पे फिल्म कर रहे हैं। जबरदस्त कि जिससे एक तो ये कि अछूता टॉपिक यानी एक मुनफरिद, और दूसरी बात ये कि इस टॉपिक से इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर करना, और स्पेशली हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत ज़रूरी है। असल ये बात है। तो हम और कितनी बात करें आपसे, हम डायरेक्ट यासिर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच समा, एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे आप लोगों ने शो में बुलाया। महक, फैसल, थैंक यू। आप इट्स ऑल आ प्लेजर कि आप आए। तो यासिर भाई, गाना तो हम आपसे आगे चल के सुनेंगे और मैं तो यही जो है वो सोच के आया था कि ये मैंने भी करना है। और जब हम बात करते हैं फिल्म की, तो ये एक फिल्म नहीं है बल्कि 12 फिल्में हैं जो कि आएंगी मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ माहौल आप देखेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे। फैसल, मुझसे वेट नहीं हो रहा, आज तो वीकेंड जो है ना, ये फिल्म जरूर देखनी है। आपने अब देखी, आपने अब देखनी है, अब देखनी है, आप देख चुके हैं, ये 2 कदम आगे चलते हैं। मैं आपसे ये रेस जीत चुका हूँ। तो कास्ट हमारे साथ मौजूद है, यासिर भाई तो हैं ही, और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो सोनम उभी होंगी कुछ देर में, उनको भी जो है हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक और यासिर भी होंगे, यासिर अब्बास हमारे साथ होंगे, बिल्कुल स्काइप से हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो भी। तो हम फिल्म के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मतलब बड़ा मुनफरिद आइडिया ये कि 12 फिल्में मुख्तलिफ जगहों से हम देखेंगे। इसका मेन फोकस ये है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को आपने आगे लेकर आना, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री बाकी फिल्म इंडस्ट्री की बनिस्बत काफ़ी पीछे है, और आजकल वो शुगर है वो ट्रेंड नहीं है गुज्जर वाला और ये वाला, क्योंकि ये हालांकि कल्चर काफ़ी पीछे रह गया है। हालांकि ये भी हमारा कल्चर है, लेकिन वो कहते हैं ना, खाने में मसाला अगर सिर्फ लाल मिर्ची डाल दें तो वो मज़ा नहीं रहता। ठीक है, तो यासिर भाई प्लीज़ ये वाली जो सबसे पहले जर्नी है जी, इसको पहली बात तो ये कि जो प्रीमियर हुआ, मैं PTV नेटवर्क का, जो हमारा नेशनल नेटवर्क है, उसका, और जो मेरी सालगिरह मनाई गई इसके प्रीमियर पे, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी मैनेजमेंट का, जो हमारे मुल्क का एक इदारा है जहाँ मैं पला बड़ा। बिल्कुल। जहाँ तक बात रही मुझको पता कि 12 फिल्में हैं, जिसका नाम है मल्टीनेशनल फिल्म्स। वो केस लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ये फिल्म एक के बाद एक फिल्म आएगी, तो फिल्म आएगी 12। अब ये फिल्म्स बेसिकली, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ, मुझको पता है, से पहले बैकग्राउंड बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का, ताकि क्लियर हो जाए लोगों को कि जब भी मैं बचपन से लेकर अब तक कोई प्रोजेक्ट लेकर आया, चाहे वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स हो, पहली पाकिस्तान की टेलीफिल्म सीरीज हो, ब्रांडेड शोज हो, मेरा घर एक वर्लपूल हो, सरदाग हो इंग्लैंड में, या कोई भी
गाना या कोई प्रोडक्शन लेकर आया तो उसमें जो चैनल ओनर्स थे या जो भी मीडिया के अंदर ऑलरेडी लोग थे, उनको उस वक्त समझ नहीं आया कि ये है क्या चीज़। बट लकीली जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स भी आया था तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऑपोजिट क्रिटिसिज्म भी किया था कि ये कहाँ से लोग आ गए। टेलीफिल्म्स आई थी तो लोगों ने कहा कि जी ये लॉन्ग प्ले फॉर्मेट में आपने फिल्म्स क्यों टेलीविजन के लिए बनाने शुरू कर दिए, ये तो लॉन्ग प्ले है, इसमें आपने गाने डालें तो इसको लॉन्ग प्ले कहें। तो अभी भी जब मैं ये मल्टीनेशनल फिल्म्स लेकर आया तो चैनल्स वालों ने कहा कि जी ये तो टेलीफिल्म्स हैं। मैंने कहा नहीं जी, वो हम 1996 में बनाते थे, हमने शुरू की थी, हमारी कंपनी ने, मैंने शुरू की थी, और उसमें हुमायूं सईद, शमून अब्बासी, ये सब वहीं से उनको उरूज मिला था। इसी तरह से फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय, ये सारे। तो जब ये प्रोजेक्ट आया म्यूज़िक चैनल मल्टीनेशनल फिल्म्स का, तो पीटीवी नेटवर्क मेरे लिए एक वो इदारा था जो कि पूरी दुनिया में पीटीवी ग्लोबल देखा जाता है, और इसकी पेनिट्रेशन, इसकी रीच बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो पाकिस्तानियों का, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं दुनिया में, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, यूएई हो, दुनिया के किसी कोने में भी, जो प्रोफेशंस में रहकर, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई मिनिस्टर बने, कोई बहुत बड़े इंसान बने, अगर वो लॉयर हैं, अगर वो कोई एक दुकान चलाते हैं, या वो कैब ड्राइवर हैं, उनकी कहानियाँ हैं उनकी ज़िंदगी। वो अपनी ज़िंदगी में रिश्तों में किस तरह अपने आप को उजागर करके उन रिश्तों के साथ मजबूती से मुकाबला करके, हाउ डू दे एक्चुअली गो ऑन द टॉप and they raise the flag of Pakistan. That is the main idea of the whole thing, multinational films, and how do actually हम दूसरे लोगों के साथ वहाँ किस तरह से रहते हैं उन कल्चर्स के साथ, कि चाहे वो साउथ एशियन कोई भी मुल्क हो, हमारा पड़ोसी ममालिक हो या कोई भी हो, हम वहाँ पर जब रहते हैं तो किस तरीके से पीसफुली रहते हैं। सिर्फ चंद एक लोगों की वजह से हमारा नाम पूरी दुनिया में जो हो जाता है ख़राब। हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंजीनियर्स जो बाहर रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ भी हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर्स ही क्यों ना हो, वो भी अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो पहली फिल्म थी, अब मैं आया आपके सवाल पे, तमीज़ बांधने के बाद, वो बेसिकली मुझको पता है पहली फिल्म है जो कि एक लॉयर है, आपने जैसे बताया, और वो अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार रहा है अपनी वाइफ के साथ, एंड सडनली निम्रा आती हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। नेहा, क्या बात है, देख चुके हैं ना उन्होंने, पहले कहते दो कदम मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा, मैं बताता चलूं कि ये पहली शो चला था, इसका प्रीमियर हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टार्ट किए, कि जो कि दुनिया में होता है कि प्रीमियर्स होते हैं टेलीविज़न पे, जिस तरह सिनेमा में प्रीमियर्स होते हैं, उसी तरह से एक एक डेढ़ महीने तक प्रमोशन होती है फिल्मों की, और उनको टेलीफिल्म नहीं कहा जाता, उनको फिल्म ही कहा जाता है। ये मेरी एक चल रही है और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। अच्छा, तो कहानी पहुंची थी जनाब तो नेहा तक, नेहा आ गई अब। तो नेहा जब आई थी तो उसके बाद वो मिलती हैं यासिर अब्बास से, ठीक है, जो कि अभी बैठे हुए लंदन में सुबह के 6 बज रहे हैं, जो कि ज़हन है, क्या बात है, वो हमारे साथ भी है। यासिर से भी बात कर लेते हैं। यासिर, आप वहाँ पे तो 6 बज रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे, यहाँ भी वैसे मॉर्निंग ही है, ख़त्म भी होने वाली है मॉर्निंग। तो मुझे ये बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त कदम और बहुत ही ज़बरदस्त काम, सबसे पहले तो जो काम आपने किया है, जो मुलाकात हुई, जैसे यासिर अख्तर ने तो थोड़ा सा बता दिया हमें, मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा ही बता दें ताकि थोड़ा वो रहे कि अच्छा मूवी देखनी है अभी, तो किस तरह से काम हुआ। जहाँ के इन्होंने छोड़ा है ना, फैसल ने देखी हुई है, महक ने नहीं देखी, वो संडे को देख लेंगे। और जहाँ से यासिर भाई ने कहानी छोड़ी, अब आगे फिर जैन भाई का, यानी कि यासिर भाई का, यासिर अब्बास भाई का पार्ट है, तो आप शुरू करें। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। वैसे लंदन में सुबह 5 बजे 5 बज रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में 1 घंटा और पीछे हो जाता है हमारा। इट्स नाइस यू गाइस टू सर्व, आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकूं। यासिर भाई ने तो बहुत तफसील से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एंड जो फिल्म है वो जब आप देखेंगी तो आपको ज्यादा पता चलेगा, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताया जा सकता। फैसल ने देख लिया है तो फिर तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दी हैं इस फिल्म में। बहरहाल ये है कि वो नेहा जब आती हैं तो उनकी मुझसे मुलाकात होती है, देन आई ब्रिंग हर टू आवर ऑफिस जहाँ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, एंड देन यावर साहब जो हमारे बॉस यासिर अख्तर हैं, वो फिर आगे, ये बहुत शरीफ होते हैं, उनके साथ बहुत शरीफाना रवैया होता है। अच्छा, तो यासिर आप क्या अपनी जिंदगी में वैसे शरीफ है या थोड़ी मस्ती या हल्ला गुल्ला होता रहता है ना, कि थोड़ा चुलबुलाहटपन में बंदा आ जाता है? नहीं, मैं इंतहाई शरीफ इंसान हूँ, लेकिन बड़ी मुझे तारीफ वगैरह वो बंदा कभी शरीफ नहीं होता। दो यासिर बैठे हैं, मैं समझ रहा था ये सवाल कर देंगे कि हकीकत में भी आप ऐसे ही जैसे फिल्म में। अच्छा, जबरदस्त। जी
सही, ठीक है। अच्छा यासिर, एक और चीज़, क्योंकि हमारे साथ फिर सोनम भी होंगी, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। एक मुझे ये भी बताएगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक इमेज जो है उसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी हो चुका है अब, और अभी जो है हमारी प्रोडक्शन टीम्स जो हैं जैसे वो काम करती हैं, बड़ी मेहनत दरकार होती हैं। सेट का माहौल इसमें बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है। तो मैं चाहूँगी ज़रा उस हवाले से भी आप मुझे जल्दी से बता दें। देखिए, काम तो जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में होता इस तरह है कि जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो इमोशंस वैसे ही बहुत हाई होते हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि आप इमोशंस से खेल रहे हो, तो उसमें ऊंच नीच भी हो जाती है। लिहाजा अक्सर यही होता है कि सेट पे अगर कुछ हो भी जाए तो वो जैसे ही शूट वाइंड अप हो रहा हो तो सब कुछ ठीक ठाक भी हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर दोस्तियाँ हैं सब लोगों की, इतना आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो वो इतना प्रॉब्लम्स होती नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली काम जब आप करेंगे तो ये चीज़ें कम से कम होती जाएंगी। और पाकिस्तान में मुझे अभी इत्तेफाक हुआ रिसेंटली, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट करके मैं आया हूँ, वो भी जल्द इंशाल्लाह चलेगा। तो पाकिस्तान से मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जितने यंगस्टर्स हैं। बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, बड़ा हल्ला गुल्ला भी चलता रहता है शूट पे, लेकिन जैसे ही आपका सीन की जो डिमांड होती है उसी हिसाब से जल्दी से लोग अपने कैरेक्टर में भी आ जाते हैं। तो यही हम लोग जब यहाँ पे भी काम कर रहे थे यासिर अख्तर साहब की प्रोडक्शन में, तो बहुत मजा आया काम करने का। बिल्कुल भाइयों की तरह बड़े, उन्होंने समझाया भी और साथ लेके चले पूरे क्रू को, क्योंकि नए लोग भी थे इनके साथ काम करने वाले। पाकिस्तान से जब आर्टिस्ट आता है तो उसका एक्स्ट्रा ख्याल भी करना पड़ता है, तो इन्होंने माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से सबका ख्याल रखा और बहुत अच्छा हमारा टाइम। चलें, एक यासिर जो यूके में है, वहाँ से हम अब यासिर अख्तर जो कि स्टूडियो में हैं, इनकी जाने बात है। लेकिन सोनम ओभी जो है वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं गालिबन। बिल्कुल, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। तो सोनम, आपको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस, मुझको पता है का, और जाहिर सी बात काम करते हैं तो नई बातें आप सीखने को मिलती हैं, नए एक्सपीरियंसेस आप होते हैं। तो इस फिल्म के काम को आपने कितना ज़्यादा एंजॉय किया, क्या कुछ आपने सीखा प्रोजेक्ट के दौरान? जब भी कोई एक कलाकार एक नया प्रोजेक्ट करता है, उसमें जाहिर सी बात है कि मज़ा तो बहुत आता है। एक तो ये है कि जैसे एक बच्चे को नया खिलौना मिल गया, तो किसी भी एक्टर के लिए ऐसे ही लगता है, कोई भी जो नया प्रोजेक्ट करते हैं। एक तो है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं और सिर्फ लोग नहीं, और भी कलाकार मिलते हैं जिनके साथ हमारी वे ऑफ थिंकिंग एकदम मतलब सिमिलर है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यासिर अख्तर जी के साथ काम करने का मौका मिला है, ना कि सिर्फ उनके साथ काम करने का जो मज़ा है वो क्या कहते हैं निखरता है, पर ये भी है कि उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है, उनके कनेक्शन से कितना कुछ सीखने को मिलता है। और जब सब लोग एक साथ आते हैं कि उसका रिजल्ट जो होता है, उससे एक अलग ही चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ ना कि सिर्फ मज़ा आता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मल्टीनेशनल फिल्म्स का, इसमें हम लोग सिर्फ एक बैकग्राउंड से नहीं थे, हम लोग सब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना कि सिर्फ एक्टिंग में पर जिंदगी में, वो बहुत अलग है एक दूसरे से। तो एक जो है कि आंखें खोल देती है ऐसी प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सोनम। यासिर, आप कुछ अगर पूछना चाहे सोनम से? मैं सोनम से ये पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अपना सीन जो है वो अच्छा लगा, कोई बताएं हमें ताकि और तारीफें हो जाए। जी नहीं, मेरी तारीफ ना कीजिएगा। जी बताइएगा प्लीज। तो जो मैं सीन कहने वाली थी वो यासिर अख्तर के साथ एक हम लोग सीन कर रहे हैं जहाँ पे मतलब मैं एक दोस्त की तरह उनका साथ दे रही हूँ, निभा रही हूँ, उनसे उनकी हमदर्द बन रही हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह, ना कि सिर्फ एक हमसाये की तरह, पर एक अच्छे दोस्त की तरह। उसमें जो एक जब हम एक सीन करते हैं ना, उसमें एक एनर्जी बढ़ती है
एक एनर्जी बढ़ती है कि ठीक है, कैमरामैन है, साउंड के लोग हैं, दूसरे कॉलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, मतलब जब भी एक सीन हो रहा होता है, जो फीलिंग है उस सीन का, ऐसा लगता है कि हम उस फीलिंग के एक बबल में आ जाते हैं। स्पेशली एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ, यासिर अख्तर के साथ, ये जब सीन मैंने किया, सही है, उसमें एक अलग ही मजा था। जो हमने वो सीन किया उसमें एक अलग ही मजा था, क्योंकि जो इमोशंस है वो अब आपको देख के पता करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो आपको भी मतलब सबको लगेगा कि हाँ, ये वही सीन होगा। बिल्कुल वो कहते हैं देख के तो फैसल तुम तो देख चुके, तुम्हें पता चल गया। अब जरा मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ सोनम आपसे। फिल्म में तो आपने पड़ोसन का रोल अदा किया ना, बड़ी चुलबुली सी, नटखटी सी आप हैं। हकीकी जिंदगी में क्या आप इतनी चुलबुली हैं, या फिर ये हम कहें कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है? क्या ही बोलूं। हम जब कर रहे थे तो इतनी सर्दी थी, जितने जैकेट पहन लो, जितने कपड़े पहन लो, सर्दी ही सर्दी, जैसे हड्डियों में घुस गई थी सर्दी। सबको लग रही थी। ऊपर से हम लोग जब सीन कर रहे होते कि एक टेक, दूसरा टेक, तीसरा टेक, तो मैं बता भी नहीं सकती कि मजा क्या आया उसमें से। अगेन जो हमारा जो रोल था उसको इट वाज नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं लगा करने के लिए, क्योंकि जब मैं नॉर्मल में ऐसी हूँ, लाइफ में ऐसी हूँ, तो वो जो चैलेंज था उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने ऐसे ही बता दिया, हंसते हंसते। उसमें कैरेक्टर में थी या नहीं थी पता भी नहीं चला, इसलिए इतना नेचुरल लगा वो। लेकिन एक ये है कि ऐसे जब कंडीशंस, ऐसे जब माहौल में काम करना होता है जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, चीजें कुछ सही से नहीं जा रही होती, या ठंडी ज्यादा होती है, या एक चीज को बार बार करना पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप काम किसके साथ कर रहे हैं। सोनम, पहले तो थैंक यू सो मच, बिकॉज गो के यूके में 5 बज रहे हैं, लेकिन यूएसए में इस वक्त रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो हम जाएंगे, आप सो जाएं। हाँ प्लीज। अच्छा, अब हमने वहाँ तक तो हम स्टोरी पे आ गए थे कि जी एक खातून है जो कि नेहा के रोल में आती हैं, और उसके बाद फिर वो हेल्प लेने के लिए फिर वो आप तक पहुंच जाती हैं आपके दोस्त के थ्रू, यानी कि जैन के थ्रू। अब उससे आगे फिर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में भौचाल आता है? अच्छा, आप तो जान चुके हैं और आप जैसे और बहुत सारे लोग जान चुके हैं स्टोरी को। जिन्होंने नहीं देखी, हम यहीं पे मैं ये बताता चलूँ कि संडे को ये दोबारा नेशनल नेटवर्क पे आ रही, पूरी दुनिया में दिखाई जाएगी। उसके बाद फिर 20 दिसंबर को दिखाई जाएगी और फिर क्रिसमस पे दोबारा चलेगी। तो ये कंटिन्यूसली अभी आपके सवार रहेगी, मुझको पता है आप लोगों को। और इसी तरह की 11 फिल्में भी तो हम दिखा के छोड़ेंगे सब। अच्छा, बाकी चैनल्स पे अब मैं आ जाता हूँ उस पर, आपके स्टोरी पे। देखिए, स्टोरी जो है कभी भी पूरी बताई नहीं जाती, व्यूअर्स को मज़ा नहीं ख़राब किया। हम यहीं पे रोकने वाले हैं। यहाँ रोकेंगे बाद जब टर्न आता है, जब नेहा आती है हमारे घर और मैं केस उनका लेता हूँ अपने, तो वहाँ से कहानी एक ट्विस्ट लेती है और मेरी वाइफ जो है वो घर छोड़ के चली जाती है। सही है। वो क्या रीजन था कि वो घर छोड़ के गई, उसके लिए आप मुझको पता है, देख लें को देखिएगा, और अभी दूसरे चैनल्स पे भी आएगी, फिक्र ना करें आप। सही है। हमारा ये सवाल है क्यों छोड़ा, फौरन देखिए यासिर अब्बास। यासिर, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं कि जैसे हमने बात की ना कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और सर्दियों में तो वैसे ही काम करना, हम जैसे तो कहते हैं कि हम उठे ना सुबह के वक्त सोते ही रहे, दोपहर को उठे जब जाके मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, गर्म हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि इतनी ठंड में काम करना, फिर टाइम पे आपने सेट पे पहुंचना है, फिर नहीं देखनी कि दिन है या रात है, सर्दी है या नहीं है, काम आपने करना और जानदार काम करना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये असल में काम जो है ना, ये है ही दीवानों को काम। आपको अगर जुनून होगा आपके अंदर ये काम करने का तो आप कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको दिन रात का वक्त का कोई नहीं देखना होता। जब तक जो सीन आप करना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होती तो यू हैव टू कैरी ऑन। ये सर्दी का आपने जिक्र किया, तो असल में ज़ाहिर है, जैसे आप तो मीडिया से ही आप जानते हैं कि फिल्म टुकड़ों में बनती है, कभी कुछ सीन कहाँ पर शूट किया जाता है, कभी कहाँ शूट किया जाता है। तो मेरा एक सीन था जिसमें मैं नेहा से मिलता हूँ फर्स्ट टाइम। तो वो जिस दिन हमने शूट किया उस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान से आई हुई थी इमरान खान,
तो उनके साथ हमने वो शूट कर लिया। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी का जो सीन था वो थोड़ा बाद में हमें शूट करना पड़ा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन तो हमने निमरा के साथ शूट किया, उस दिन बड़ा अच्छा था लंदन का, लेकिन जब उसकी कंटिन्यूटी का सीन करना था तो वो उस दिन बर्फ पड़ी थी और कपड़े जो थे जाहिर है मैं वही पहनूंगा जो मैंने अच्छे वेदर में पहने हुए थे। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा हमारा ऐसा सीन हुआ कि जनाब 2-2 जैकेट 3-3 जैकेट्स हमने पहनी। जिस दिन का जिक्र सोनम भी अभी कर रही थी, उस दिन हमने 2-3 सीन शूट किए थे सेंट्रल लंदन में। तो वो ऐसा था कि बस वो जैकेट उतार के साइड पर रखते थे और फिर नॉर्मल एक हल्की सी पतली सी शर्ट और जैकेट के बीच में मैं जाके अपना टेक करता था और मैं कहता था अल्लाह करे ओके हो जाए, क्योंकि वो ओके नहीं होगा तो दोबारा। मैं अपने आर्टिस्टों को ऐसे सिचुएशंस में पता है क्या कहता हूँ, यासिर को भी पता है, मैं कहता हूँ आई वांट टू मेक यू स्ट्रांग। ये ऐसे तो यासिर भाई अगर फाइट का सीन भी होता है ना, मैं कहता हूँ इसको रियल 2-4 लगाओ। अगर इसको सोचे, फर्ज करें अगर कोई रोमांटिक सीन है और आम मौसम में शूट हुआ है तो वो गया है बंदा और बोला कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब वही सीन जो है बर्फबारी में उसने करना है, तो क्या वो उसी वार्म के मेरी बात मैं तुमसे यकीन माने सोनम के साथ एक सीन था दिसंबर में हमने शूट किया था जो अभी वो बता रही थी। अच्छा। उसमें सीन ये था कि वो मुझे बताती हैं एक जो मुझे पता नहीं होती वो बात, और वो सीन हमने 5 घंटे ठिठर रहे थे हम ठंड में। अच्छा। और उसने भी पतली सी जैकेट पहनी हुई थी और वो मेन हमने विक्टोरिया स्टेशन के पास लंदन में शूट किया था जहाँ पर ये पार्क है, और उस पार्क के अंदर अब वो जो स्नोफ्लेक्स होते हैं ना वो गिरने शुरू हो गए, और आप यकीन माने बूम ऑपरेटर खड़ा हुआ था ऐसे, और उसके बाद कैमरामैन यूं हो रहा था, कैमरा हिल रहा था। मैंने कहा नहीं सीन तो करना है, अब क्या करें, आधा हो चुका है तो पूरा वो लंबा सीन था 4 मिनट का सीन, हमने वो करके छोड़ा। उसके बाद जो हमारी हालत हुई है, तकरीबन हमने 12 बजे स्टार्ट किया था और 5 बजे वो सीन खत्म। लेकिन यासिर भाई ये कन्विक्शन ना यहाँ पे मैं अगर आपको प्लीज ये जिस सीन की बात कर रहे हैं ना, वो सेम डे था जब हम शूट कर रहे थे और हालत हमारी इतनी बिगड़ गई थी, पूरी तफसील तो मैं आपको नहीं बता सका क्या क्या करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे एक 7-Year शॉप हमें करीब में मिल गई। हम वहाँ गए, वो जितने के वहाँ पे ग्लव्स और टोपियां और जो कुछ मिल सकता था फटाफट हम पूरे क्रू के लिए खरीद के लाए, और लिटरली 2-2 ग्लव्स हाथ पे पहन के हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे उस दिन जिस वक्त ये शूट कर रहे थे। तो यासिर भाई का जब टेक था तो उसमें उनको वो एक बिल्कुल नॉर्मल से गेम, वही बात है कि हल्की सी जैकेट में पूरे ग्राउंड से वो भाग के और ब्रिज पे जिस तरीके से वो जाना था, he was literally he had hypothermia that day, बहुत बुरी हालत हुई। लेकिन यासिर भाई ये जो कन्विक्शन है ना उस वक्त तो बड़ी तकलीफ हो रही होती है, बट देन जब फाइनल प्रोडक्ट आता है आपके पास तो फिर वो कहते हैं ना कि जब आप पहुंच जाते हैं ना मंजिल पे तो थकावट उतर जाती है। अच्छा, मेरे साथ अच्छी बात ये कि यासिर अब्बास जैसे जो नए लोग हैं, जब ये फ़ख्र आलम नए आए थे, शहजाद रॉय नए आए थे, जो पहले हमारे प्रोजेक्ट से मायूस सईद आए थे, तो ये जो पैशन होता है ना अपने आप का, अपना नाम, यासिर तो पहले कर चुके हैं काम, लेकिन ये लोग जब आए थे तो इनमें भी पैशन ऐसे ही था, और ऐसे आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को करना ये नए लोगों में होता है, जो नए आते हैं लोग, वो जज्बा जुनून होता है ना आगे जाने का। हाँ, कि 1 घंटा नहीं हम 2 घंटे में करेंगे, लेकिन सीन करेंगे जरूर। अच्छा यासिर, एक लास्ट में जल्दी से सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 12 फिल्में, मुख्तलिफ शहर, उनका कॉन्सेप्ट भी मुख्तलिफ मुल्क और उनका कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होगा, लेकिन यही कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को हमने उजागर करना है। अब यकीनन पूरी आवाम जान चुकी होगी, एक मिशन है ये, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पांस जो पहला इसका प्रीमियर चला, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि टेलीविज़न पे, नेशनल नेटवर्क पे प्रीमियर चला है, आप यकीन माने जिन्होंने देखी है, और मुझे कॉल करके लोग कह रहे हैं दुनिया से, स्वीडन से, जर्मनी से, अमेरिका के स्टेट से, क्योंकि ये पीटीवी ग्लोबल और होम पे दोनों पे एक साथ साइमल कास्ट हुई थी और अब ये इसी तरह चलेगी। तो लिटरली लोग सीन्स में रोए हैं, जो सीन्स इसमें थे, स्पेशली कुछ सीन्स जो मेरी वाइफ के साथ उसमें दिखाए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि एक कम्युनिटी ने नहीं काम किया इसमें हम सब लोगों ने, ये जो अभी सोनम कह रही थी ना कि टुगेदरनेस, कि हम इस दुनिया में आए हैं, उसका मकसद क्या है, कि हमें पीस फैलाना है, हमें अमन फैलाना है, हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, हमें मिल के रहना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मल्टीनेशनल फिल्म्स में बताया गया है, और जिस तरीके से हम इस पे काम करेंगे आगे भी, यहाँ भी पाकिस्तान में भी करेंगे, ऐसे बहुत सारे, टर्की में भी करेंगे। जी हाँ, हम करेंगे ऐसी अगली फिल्म पे काम शुरू हो गया, यानी टर्की क्या, हम पहुँच जाएंगे स्विट्जरलैंड भी। जबरदस्त जबरदस्त यासिर, बेहद शुक्रिया। जब यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। यासिर अब्बास, आपका भी बेहद शुक्रिया, बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा स्टेप है ये, अल्लाह पाक कामयाबी दे, और अब आपने संडे को भी देख सकते हैं और 20 दिसंबर को भी देख सकते हैं। चलिए, मैं देख चुका हूँ इसलिए अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो आप भी ब्रेक ले लें। ठीक है, चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अब ज़रा वालिदैन के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बच्चों को लेके काफ़ी परेशान नज़र आता है। जब बच्चों को पैदाइशी टीके लग चुके हैं तो सवाल ये है कि खसरा और रुबेला की इजाफी खुराकें क्यों लग रही हैं। कलील मुद्दत में मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन से वालिदैन, बच्चे और जो साथीज़ हैं ना, वो इंतहाई परेशान हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आया ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो मुदस्सिर नज़ीर, जिन्होंने वालिदैन के इन खदशात को दूर करने के लिए खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, तो ये रिपोर्ट देखते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाए। जब मैं छोटा था तो मेरी वैक्सीनेशन हो गई थी, तो ये लोग अब क्यों लगा रहे हैं। तो जब भी स्कूल में ये टीम आती है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, उस दिन मैं जाता ही नहीं हूँ। और जब मैं मम्मी पापा से पूछता हूँ कि लगवाऊँ तो वो भी एग्री नहीं है, वो भी मुझे मना कर देते हैं। पहले ही हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। अभी ये है कि 3-3, 4-4 वैक्सीन लगना, तो ये बच्चों को भी लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी वो। बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से आजकल हर घराना परेशान है। हर किसी का एक ही सवाल है कि क्या बच्चों को रुबेला और खसरा वैक्सीन लगवाएं या फिर ना लगवाएं। खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम ने स्कूलों की इंतजामिया को उलझा कर रख दिया है। पेरेंट्स नहीं चाहते अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना, वो कहते हैं हमने पहले से करवाई हुई है। और इस सूरत हाल में स्कूल इंतज़ामिया गवर्नमेंट और पेरेंट्स के दरमियान फंस के रह चुकी है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो स्कूल सील कर दिए जाएंगे, और पेरेंट्स कहते हैं कि हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, हमारे बच्चे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। कुछ वालिदैन सुनी सुनाई और सोशल मीडिया पर फैलाई गई गुमराहकुन बातों की वजह से बच्चों की वैक्सीनेशन से गुरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी इदारा सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर दुरे नाज ने समा से गुफ्तगू में खसरा और रुबेला की वैक्सीन से मुतालिक फैलाई गई अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और बताया कि जिन बच्चों को पैदाइशी टीके लग चुके हैं उनकी भी वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है। बच्चा चाहे वैक्सीनेटेड भी हो, उसके बाद भी 1% हर किसी की बॉडी में वो बैक्टीरिया या वायरस उसके ऊपर असर कर सकता है। तो 99% एफिकेसी तो कोई भी वैक्सीन दे सकता है, 100% कोई नहीं देता। तो उसको बूस्ट करने का यही मकसद होता है कि मल्टीपल डोजेस लगाए जाएं। उसी से उसको हम बूस्टर इसीलिए कहते हैं। खसरा से ज़्यादातर लोग आगाह हैं, मगर रुबेला वायरस को कम ही लोग जानते हैं। रुबेला को जर्मन मेजल्स भी कहा जाता है, मगर इसका खसरा से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि रुबेला वायरस से लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बच्चियाँ जो रुबेला से इफ़ेक्टेड होती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको कभी भी नॉर्मल बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता है। या तो उसकी आंखें इफ़ेक्टेड होती हैं, या कान इफ़ेक्टेड होते हैं, या वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है। रुबेला वायरस के सेहत पर इतने संगीन असरात होने के बावजूद वालिदैन का वैक्सीनेशन पर आमादा ना होना इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। कुछ पॉकेट्स हैं रिलीजियसली और कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं या लिंग्विस्टिक लेवल पर बहुत सारे लोग हैं जो इस MR की वैक्सीन के हवाले से मना करते हैं। हमें स्कूल्स में पेरेंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस हुई और मदारिस में जो मदारिस के उलमा हज़रात हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस हुई। जहां स्कूलों में वैक्सीनेशन के खिलाफ मुज़ाहमत देखने में आ रही है, वहीं ख़ुसूसी बच्चों के स्कूल में ये काम बहुत आसानी से हो रहा है। मैंने अभी मिसेस रुबेला MR वैक्सीनेशन करवाई है और मैं आपको यही कहूँगी सब बच्चों को कि सब बच्चे वैक्सीनेशन करवाएं, स्पेशली गर्ल्स। पाकिस्तान में रवां साल खसरा के लाखों केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सैकड़ों अमवात भी हुई हैं। माहिरीन इमराज इत्तफाल का कहना है कि शहरी बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं ताकि मर्ज को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तो अब थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी कि अगर आपको बच्चों को एक बार लग चुकी है, ख़ासतौर पर आजकल स्कूल्स में ये काफ़ी ज़्यादा आगाही मुहिम चल रही है कि खसरा और रुबेला इसके हवाले से जितनी भी अफवाहें फैलाई गई
जितने भी सवालात थे वो अब यकीनन दूर हो गए और होंगे। फैसल वालिदैन को एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि ज़ाहिर है किसी चीज़ की अगर मुहिम चल रही है और वो हम मीडिया पे चला रहे हैं तो वो यकीनन बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से भी हमारा माहौल बहुत ज़्यादा बदला है। दूसरा, हम देखते हैं कि हर सीज़न में सर्दी की अपनी नौयत की एक नई बीमारी आ जाती है, कभी फ्लू, कभी बुखार, कभी गला ख़राब, और बच्चों को सबसे ज़्यादा पकड़ती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह माँ बाप एक भी नहीं सुनते, हर वक्त उन्हें बाहर खेलना होता है। हाँ। नहीं यार, ये तो हाँ आप ना, जाते नहीं हैं, सुनते। बाहर खेलना चाहिए। मेरे तो इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं तो वो अपने अम्मा अब्बा की नहीं सुनते। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की पहली बोट रैली है। अब ये कराची से पहुंची है गवादर। बोटर्स की आज की मसरूफियत क्या है और गवादर के क्या नज़ारे हैं? हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान गवादर में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हुज़ैफ़ा, गवादर में मज़े कर रहे हैं आप, बताइए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गवादर की साहिली पट्टी पर और पाकिस्तान की पहली बोट रैली जो कराची से शुरू हुई थी वो गुज़िश्ता रोज़ गवादर पहुंची 650 किलोमीटर का फासला तय करके, जिसमें उन्होंने अस्तोला आइलैंड और चरना आइलैंड जैसे खूबसूरत जो पाकिस्तान के आइलैंड से उनको डिस्कवर किया। और आज ये रैली जो है वो जाएगी जीवनी, जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तरीके के गेम्स भी खेले जाएंगे और जो है इस रैली को मजीद जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, जिसके बाद इसका सफ़र वापस शुरू होगा कराची का। जबकि बोटर से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान नेवी और गवादर के जो लोकल हैं उनके इश्तिराक से जो मैरी टाइम है और जो ब्लू सी है पाकिस्तान का और गवादर का, उसको दुनिया भर में उजागर करें और आने वाले वक्तों में यानी आइंदा साल में इंटरनेशनल बोटर्स को भी यहाँ पर लेकर आए और ये जो बलूचिस्तान और सिंध की खूबसूरत साहिली पट्टी है वो सबको दिखाएं। इस वक्त आप मेरे पीछे ये बोट्स भी देख सकते हैं, ये तैयार है और अब से कुछ देर बाद ये जीवनी के लिए निकलेंगी, जबकि जो ये ट्रैवल कर 50 किलोमीटर का फासला वापस जो है वो कराची जाएगी। जी हुज़ैफ़ा, बेहद शुक्रिया। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। वीकेंड भी है और वीकेंड को खूब इंजॉय करना है आपने, मूवीज़ भी देखनी है, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल भी आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे मंडे को। 2 दिन आपने सब कुछ करने के साथ साथ ये करना है कि बेस्ट ऑफ नया दिन ज़रूर देखना। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।